ओके, सो कौन से क्वेश्चन पे आए थे हम फाइनली? व्हाट इज द पैरिंग ऑफ व्हाट इज द पैरिंग एनर्जी, जिसको हम पी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पी. एंड एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डी एन configuration where n equals to 1 to 10 electrons in a high spin, which spin? High spin and low spin octahedral complexes. एक हाई स्पिन जिसमें कौन से डी ऑर्बिटल यूज होंगे? आउटर. और एक लो स्पिन, उसमें कौन से डी ऑर्बिटल इंटर होंगे? लोअर, मतलब इनर, सॉरी, लाइक डी एस पी, 3d 4s 4p. तो वो हो गया लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल्स और कॉम्प्लेक्सेस. एंड एक हाई स्पिन जिसमें 4s 4p एंड 4d यूज इन हाइब्रिडाइजेशन. तो पैरिंग एनर्जी इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन पैरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल. अगर इलेक्ट्रॉन को हमें सिंगल ऑर्बिटल में पैर करना है, तो हमने देखा था आगे जब भी कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे थे मेटल आयन का, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी अनपेयर्ड आ रहे थे. बट ड्यू टू द सम लिगेंड्स पावर, लिगेंड स्ट्रेंथ, वो क्या होने जा रहे थे? पैर. तो ऐसे तो पैर हो गए नहीं. एनर्जी वी हैव टू सप्लाई, यस और नो, है ना? दैट्स व्हाई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पैरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल आर नोन एज विच एनर्जी? पैरिंग एनर्जी. उसको क्या बोलते हैं? पैरिंग एनर्जी. ओके, चलो. चलो, तो पैरिंग का एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा? जब सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पैर करते हैं. तो क्या बोलेंगे उसके लिए? जो एनर्जी चाहिए उसको पैरिंग एनर्जी बोलेंगे. इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ध्यान देना, द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वन ऑफ द लोअर T2G ऑर्बिटल्स.
अभी हमने कल देखा था स्प्लिटिंग की वजह से T2G होगा, ऊपर क्या होगा EG। तो T2G में 3 लेवल्स थे, कितने लेवल्स थे? 3, तीनों में से वन ऑफ द T2G लेवल वो क्या करेगा? ऑक्यूपाई, बराबर। फिर D2 D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटी, डी इलेक्ट्रॉन्स अगेन ऑक्यूपाइज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो उसमें T2G नीचे था, ऊपर कौन था? EG। तो पहले D1 D2 एंड D3 सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होगा, यस और नो? सिंगली इन अकॉर्डेंस विथ विच रूल? हुन्स रूल। हुन्स रूल जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए लिया था। हुन्स के रूल ने क्या बताया था कि पहले डीजेनरेसी अगर ऑर्बिटल्स की मिलती है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, मैक्सिमम स्पिन हो इस तरह से, और फिर जब कोई चांस ना बचे तो क्या करते हैं? पैरिंग करते हैं। बात क्लियर हुआ? यस और नो? नाउ अब D4 के लिए देयर आर 2 चांसेस, या दो ऑप्शंस है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए या तो फिर उसको क्या करना पड़े? पैरिंग। तो पैरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोला था? पैरिंग एनर्जी P बोला था कि नहीं? तो एक आपके लिए पैरिंग एनर्जी आ गया और एक ऊपर जाने के लिए दिस गैप, जिसको हमने डेल्टा O बोला था, याद आ रहा है? अब डेफिनेटली अगर डेल्टा O ज्यादा है और पैरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? जो कम एनर्जी चाहिए, देना दोनों में एनर्जी है, कम एनर्जी में काम खत्म हो जाए वैसा ही काम करेगा ना। तो पैरिंग एनर्जी कम है तो वो क्या करेगा? पैरिंग। बट अगर दिस गैप एनर्जी इज स्मॉलर देन द पैरिंग एनर्जी तो वो कहां चला जाएगा? ऊपर। बात क्लियर हो रही है? सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर एंटर इनटू T2G paired with existing electron or could avoid the pairing and occupying the which level? EG level. The occurrence about two possibilities depends on the relative magnitudes between the field splitting, that is delta O and, देखो जीरो लिख दिया ना इन लोगों ने, क्या रखना है हमने? O and pairing energy P। वैसे लिखने में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हम बोलने में ध्यान रखेंगे। So if delta O is less than P, that means gap is smaller than the pairing one। ज्यादा पैरिंग करना है तो ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, उससे अच्छा कि जंप कर ले। क्या कर ले? जंप, क्योंकि डेल्टा O क्या है? कम। Then fourth electron enters one of the which orbital? EG orbital, giving the configuration T2G3 EG1. Ligands for which delta O is less than P are known as weak field ligands and they form what? Higher spin complex। क्योंकि अब यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल में पैरिंग तो होने वाला नहीं है, एंड दैट्स व्हाई कौन सी डी ऑर्बिटल एंटर होगी? हाइब्रिडाइजेशन में आउटर, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इज इट क्लियर? क्लियर? उससे उल्टा लिखना है, इफ डेल्टा O is greater than P it becomes more energetically favorable for the fourth electron to occupy the T2G orbital with the configuration T2G4 EG0। क्यों? क्योंकि डेल्टा O ज्यादा है, उससे अच्छा पैरिंग कर ले, पैरिंग एनर्जी कम है, और उसको हम बोलेंगे व्हाट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बात क्लियर हुई? कंफर्म? ओके। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद द D4 and D4 to D7 configuration are more stable for the strong field as compared to the which field? weak field cases। जो strong field वाले जो ligands है वो ज्यादा से D4 to D7 उसमें कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे? तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, ये आपको दिया गया है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है। देखो D1 D2 D3 में कोई इश्यू ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल। तो देखो इसमें पहले लेवल कौन से? 3 3 3 ही आएंगे, 3 3 3, ऑक्टाहेड्रल में 3 3, बराबर। और इसमें तो E1 E2 और E2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो कहां चला जाएगा? कहां पे जाएगा? T में। T2 में क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा T जो है वो लेस देन P है, मतलब पैरिंग ज्यादा है, पैरिंग एनर्जी, उससे अच्छा तो क्या है? गैप नहीं, गैप कम है, गैप कम है तो वो ऊपर चला जाएगा, जंप कर देगा। बात क्लियर हो रही है? और इसीलिए तो देखो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की जो गैप थी वो तो और कम थी। सुन लो, बोला था ना 4/9 डेल्टा O इक्वल्स टू डेल्टा T। ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में टेट्राहेड्रल की गैप क्या थी? बिल्कुल कम थी, इसलिए उसमें तो सोचना ही नहीं पड़ा हमें, क्योंकि गैप कम थी तो अल्टीमेटली वो जंप ही करने वाला है ना। तो उसमें वो स्ट्रॉन्ग वीक हम कुछ ज्यादा सोच ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक फील्ड ही जनरेट कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? मेन तो इसमें था। फिर D4 आया तो स्ट्रॉन्ग है तो पैर होगा, और वीक है तो पैर नहीं होगा। देखो जंप होके EG में चला गया, उस तरह से फिर कंप्लीट करना है। 4 होगा, 5th होगा, 6 होगा, अब 7 आएगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको जाना ही पड़ेगा EG में। ओके, और यहाँ पे भी क्या है? 3 3 1 3 2। अब ये सारे पांचों के पांच अकेले हो गए, फिर 6 से यहाँ पे पैरिंग चालू होगा, फिर 7th यहाँ पे जाएगा 5 2।
ओके, इस तरह से आगे बढ़ेगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ देना है, बोर्ड के लिए नहीं है, तो मैं अभी उसको नहीं काम करता हूं उस पर। एक्सप्लेन द color in a coordination compounds. When the white light is allowed to pass through the coordination compound, some of the visible spectrum is being removed from the white light, and so the light image is no longer white. Okay, मतलब कि उसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। जब हमने क्रिस्टल पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया तो उसने कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए अब व्हाइट लाइट नहीं रहा, कुछ कंपोनेंट उसके क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। द कलर ऑफ द कंपाउंड इज नथिंग बट व्हाट, दो लाइट को ऐड करने से व्हाइट लाइट मिले, ए प्लस बी, कौन सी लाइट दे, व्हाइट, उसमें से ए एब्जॉर्ब हो गई, तो अब बी जो है उसको हम कंप्लीमेंट्री ऑफ ए बोलेंगे, क्योंकि दो लाइट जो एक दूसरे के अंदर ऐड होके व्हाइट बना दे तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते, तो एक एब्जॉर्ब हो गया तो दूसरा कौन सा दिखेगा, कंप्लीमेंट्री चीज दिखेगा। बात क्लियर? ओके, द कंप्लीमेंट्री कलर इज जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। व्हाइट लाइट जो है वो विबग्योर, एक पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, विबग्योर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ उसके अंदर कंटिन्यूअसली आती है। जो वेवलेंथ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है उसके अलावा की वेवलेंथ से जो जनरेट होता है लाइट, वो आपको दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख सकते हो, अगर ब्लूइश ग्रीन है वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपके सामने क्या दिखेगा, ऑरेंज रेडिश दिखेगा। अगर आपका ऑरेंज एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या दिखेगा, उल्टा ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या दिखेगा। ऐसे ये पूरा एक सर्कल है जिससे आपको समझ में आ सकता है कि कौन सा सप्लीमेंट्री कलर्स है। देखो ग्रीन और रेड होता है, पता है ना आपको, रेड एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा दिखेगा, ग्रीन, और ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो सामने कौन सा दिखेगा, रेड। इस तरह से समझ सकते हैं, जितना याद रख सकते हैं रखेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। यस, देखो एब्जॉर्ब कौन सा है तो कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे यू कैन सी, है कि नहीं, सीधा सीधा येलो एब्जॉर्ब, वायलेट दिखेगा। लाइकवाइज ए टेबल है, ओके। टेबल आपको पता है कैसे करना है, बट आपको पता है कि वीबीटी में कलर कैसे आ रहा है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। यस और नो? तो द कलर इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रेडली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम यहाँ पे किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, consider one complex like TiH2O6 3+ which is a violet in a color। अब दिस TiH2O6 3+ मतलब Ti+3 होगा, H2O का तो 0 है, Ti+3 का कंफिग्रेशन आप खुद निकाल सकते हो, D1 क्योंकि D2 4H2 ऐसा कंफिग्रेशन होता है, उसमें से 3 निकल गए, D1 कंफिग्रेशन। अब दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द विच लेवल, क्योंकि H2O वीक लिगेंड है ना, मारी थी ना उनको, उन्होंने गलती, वैसे भी वीक हो या स्ट्रॉन्ग, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में तो तब सोचते हैं जब फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, वैसे एक ही है, तो वो कौन से लेवल में होगा, T2G, क्योंकि लोअर लेवल कौन सा है, T2G, हायर लेवल कौन सा है, EG। द नेक्स्ट हायर स्टेट available is empty EG orbitals. The light corresponding to the energy of the blue-green region is absorbed by the complex, and if it would be excite the electron from T2G level to which level, EG level। तो इस एग्जाम्पल से ही जाएंगे जब भी एक्सप्लेन करना हो। तो ये जो हमने कॉम्प्लेक्स देखा TiH2O6 3+, वो कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू ग्रीन। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट, आपको पता है कि ये जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला जाएगा, EG, हायर एनर्जी स्टेट में। अब अगर आप सोचो कि पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम मान के चलते, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स लाइक वीबीटी में हमने सोचा था, तो हमें एक्साइटमेंट को सोच पाते नहीं, क्योंकि सबकी एनर्जी तो क्या थी, सेम, तो फिर कलर कैसे रिप्रेजेंट कर पाते। तो इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी आई, जिसमें लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करने वाला है, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द कलर्स ऑफ कंपाउंड्स। बात क्लियर हुई? तो वो T2G से कहा जाएगा EG, मतलब कन्फिग्रेशन T2G1 EG0 था, वहां से क्या बना T2G0 EG1, एंड रिजल्ट अ कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वायोलेट इन अ कलर, जो उसका कंप्लीमेंट्री कलर था वो आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी से डी ऑर्बिटल में ट्रांसमिट हुआ, डी ट्रांजिशंस बोल सकते हैं इसको। कंफर्म हुआ यहां तक? कंफर्म ना? ओके। क्या होता है, जो एक्साइटेड स्टेट में गया है ना, फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है, तो उसने जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी होती है वो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो लिबरेट करता है, अपने में से एमिट कर देता है, और वो एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको कौन से कलर का दिखेगा, वायोलेट कलर का। बात क्लियर हुआ? कंफर्म ना? In absence of ligand, the crystal field splitting does not take place, and so compounds appears। अगर ligand नहीं है
तो कंपाउंड कलरलेस दिखेगा। लाइक Ti+, अब देखना वो टेबल में आगे आया था डी ब्लॉक में, कलरलेस होगा। चेक करना घर पे जाके, Ti+ आपको कैसा मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, है ना। चलो ऑन अ हीटिंग, देखो चेक कर लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बुक में लिखा हुआ। ओके, याद है पक्का तुम्हें? गुड, वेरी गुड, किसी भी तरह से याद रखो उसको। तो देखो वो सिंपली कलरलेस था, लेकिन जैसे लिगेंड का प्रेजेंस आया, कौन से कलर में हो गया, वायोलेट। ऑन अ हीटिंग TiH2O6 Cl3, जो 3+ था उसके साथ Cl काउंटर आयन, सही है ना। हेलो, देखना है तो पूरा ही देख लो, और है ना, बस गुड। चलो, एंड द वाटर इज रिमूव्ड एंड हेंस कंपाउंड अपीयर्स व्हाट, इसमें Ti+3 आएगा। अभी कॉम्प्लेक्स है तो वायोलेट कलर, बट जैसे हम इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स में से सीधा नॉर्मल में आ जाएगा, एंड दैट्स वाई कलर रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4, CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हो आप, ओके, तो एनहाइड्रस है तो कलरलेस, बट CuSO4 का सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ अवेलेबल है, देन ब्लू इन कलर। तो आपको पता चला, जो कॉपर सल्फेट आपको सॉल्यूशन लगता है वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर में पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। The influences of ligand on the color can be illustrated by the considering the NiH2O6 2+ complex which forms so the Ni2 chloride is dissolved in a water. Okay. If the didentate ligand ethylene diamine is progressively added in a molar ratio, देखो ये NiH2O6 मिलेगा कैसे, जब आप NiCl को वाटर के अंदर ऐड करोगे। NiCl को किसके अंदर ऐड करोगे, वाटर के अंदर ऐड करोगे, तो Ni वाटर के साथ कंबाइंड हो जाएगा, Cl पीछे चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, यस और नो। अब इसमें हम डाइडेंटेड लिगैंड ऐड करते हैं, अभी तो कौन सा है, वाटर, हम इस पे डाइडेंटेड लिगैंड सक्सेसिवली क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है लिगैंड की वजह से, और इसीलिए लिगैंड कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, NiH2O6 2+ था, उसमें आपने EN ऐड किया, क्या ऐड किया, EN, तो वो प्ले ब्लू कलर का हो गया, पेल ब्लू। ओके, फिर वापस देखो ये मोनोडेंटेड और ये डाइडेंटेड, तो एक डाइडेंटेड इन होगा तो 2, यानी कि 2 टोटल H2O बाहर निकल जाएंगे। ओके, चलो वापस एक ऐड होगा तो वापस 2 निकल जाएंगे, तो ब्लू पर्पल में कन्वर्ट हो गया। वापस अगर एक ऐड होगा तो वापस निकल जाएंगे, तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, वायलेट। तो इस तरह से लिगेंड जो है वो इफेक्ट करता है। क्लियर? कलर बताने का ट्राई किया गया है, लेकिन फिगर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लीव कर देंगे, ना हमें ड्रॉ करना है ना। फिर ऐसे स्टिक मत रहना, सर ये करने दो ना, 2-3 ट्यूब तो ड्रॉ करनी है, फिर पेंसिल कलर भी लेके जाना घर से, ऐसा कुछ नहीं करना है ड्रॉ, सिर्फ समझाना है। बात क्लियर हो रही है ना? चलो गुड। तो इनिशियली चैप्टर्स में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। हमने देखा हो नोमेनक्लेचर के बाद चैप्टर थोड़ा फ्लुएंटली भागने लगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके आप उसके साथ फेमिलियर हो गए, है ना। पहले आपने ब्रैकेट पहली बार ही देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, बट जब आपने उसके साथ दोस्ती कर ली फिर आगे चैप्टर भागा धीरे करके, है ना। तो वही है रिवीजन, उसके साथ टाइम आपको इजीली बना देगा। तो स्टेट लिमिटेशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑल्दो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर, कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट हैज अ सम लिमिटेशन। ये तो लिमिटेशन है ही नहीं, ये तो आपको बता रहा है कि नीचे में लिमिटेशन लिख रहा हूं, उसके काफी फायदे भी है। ओके, लिमिटेशन पहली क्या है, तो सेफ्टी इज बेस्ड ऑन द विच वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, कल ही पढ़ा था हमने, वेयर द मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर assumed to be a point charge and hence it could be explained, not explain the covalent characteristics of metal ligand bond। VBT जैसे कोवेलेंट बता रहा था, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट नेचर एक्सप्लेनेशन की बात आ रही नहीं है, बोलो को डाउट। दूसरा, anionic ligands are assumed to be a point charge and thus should accept minimum splitting effect. However, anionic ligands are found at a low end of the which one, spectrochemical series। देखो आप वो सीरीज याद करो, लंबा वाला सीरीज सर ने डॉट 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 लगाने को क्या बोला था, लेकिन उसमें आपने देखा हो तो लेस देन वाला था, यानी सबसे पहले I- दिखा था, Br- दिखा था, जो माइनस वाले थे वो तो पीछे दिख रहे थे, स्पेक्ट्रोकेमिकल में सबसे पीछे थे, न्यूट्रल वाले अच्छा काम कर रहे थे, जैसे कि आप बड़े वाले मोलिक्यूल्स थे, वैसे Cn- था, C2O4- था, है ना, वो स्ट्रॉन्ग में था, H2O भी उससे आगे आ गया, बट रियल में जो नेगेटिव है वो तो कहाँ रह गए, कुछ नेगेटिव आगे आए थे, लेकिन बीजे दूसरे जो नेगेटिव है वो तो कहाँ रह गए, पीछे। हम चार्ज के अकॉर्डिंगली काम करें, बट फिर भी उनकी स्ट्रेंथ एज अ लिगेंड क्या है, कम। तो वो एक क्या बोलते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे, ऐसा लग रहा है। बात क्लियर हुआ? यस और नो? लिमिटेशन ऑफ सेफ्टी इज एक्सप्लेन्ड बाय द विच थ्योरी,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को निकाल के फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी बनाई गई, बट अच्छा है आपको पढ़ना नहीं है, ओके। और दूसरी उसके बाद बनाई गई MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बोलो कोई डाउट? कंफर्म नहीं है ना? ओके, तो वैसे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। कल मैंने गुजरात बोर्ड की बुक ओपन की थी, वो खत्म कर दिया, बट एनसीईआरटी में एक नया इन्फॉर्मेशन दिया गया है, दैट इज बॉन्डिंग इन अ मेटल कार्बोनिल, मतलब एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको समझाया गया है। व्हाट आर द मेटल कार्बोनिल्स, एग्जांपल दीजिए। तो जिसमें CO एज अ लिगेंड हो उसको सब बोलेंगे मेटल कार्बोनिल्स। सो द कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन एलिमेंट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स लाइक NiCO4, FeCO5, MnCO5, CrCO6। कितना मस्त है। फेकोनी कॉपर जिंक, को नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, नी कॉपर जिंक, ओके। स्कैटी विक्रम क्रम फेकोनी, इस तरह से आया। तो क्रोमियम में 6, फिर इसमें 7 नहीं, कम करना है 5, फिर अगर इसमें भी 5 देन नी, उसमें 4 आया समझ में। बाकी आप याद रख सकते हो अपने हिसाब से, है ना। Ni में 4, Fe और Mn में 5, क्रोमियम में +6 आता है, पता है ना। Mn में +5 पॉसिबल है, Fe में +5 पॉसिबल नहीं है, बट द थिंग इज 5, ओके। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं है, जो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था आपको समझाने का। बाकी आपको 4-5 ये जो न्यूमेरिकल मतलब एग्जांपल्स है वो याद रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस आर द होमोलेप्टिक कंपाउंड्स। होमोलेप्टिक का क्या मतलब होता है? एक ही लिगेंड होना चाहिए, एक ही टाइप का लिगेंड होना चाहिए, एक ही टाइप का लिगेंड होना चाहिए। क्योंकि कार्बोनिल बोल रहे हैं तो उसमें दूसरा लिगेंड ऐड नहीं कर सकते, उसी लिए तो अलग ब्रांच से पढ़ रहे हैं, मेटल कार्बोनिल्स, ओके। दे हैव अ कार्बोनिल एज अ लिगेंड एंड हैव अ सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। NiCO4 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिएगा। टेट्राहेड्रल। FiCO5 5 है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 ऑक्टाहेड्रल, ओके। नाउ डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज 10 लिगेंड, हाँ ना। लेकिन सामने Mn भी कितने हैं? 2 है, मतलब MnCO5 जो था ना दिस वन, उसका डबल, यस और नो। तो दिस इज अ Mn2CO10 इज अ मेड ऑफ द 2 स्क्वायर पिरामिडल। जो बाइपिरामिडल होता था ना, इसमें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, बट वहां पे कौन सा होगा? स्क्वायर पिरामिडल, मतलब एक स्क्वायर में 4 आगे और 5th ऊपर, तो पिरामिड बनेगा। वो एक स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा स्क्वायर पिरामिडल सामने सामने कनेक्ट हो जाएंगे, तो 2 Mn आगे, है ना। तो वो हो गया 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 से ज्वाइन होगा बाय विच बॉन्ड? Mn। यू कैन सी और हियर, देखो 1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर बनेगा, पीछे की ओर पिरामिड है, 1 2 3 4 पीछे इसकी ओर स्क्वायर पिरामिड है। तो 2 बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे थ्रू द विच बॉन्ड? Mn बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, यस और नो? वाइल ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ओके, इसमें भी डाई मैंगनीज होगा, है ना। तो डाई कोबाल्ट मतलब 2 CO और CO4 की जगह पे कितने हैं? 8, ओके। तो यहाँ पे यू कैन सी कोबाल्ट CO 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 और उसका एक CO और यहाँ पे एक CO। उसमें कोबाल्ट बॉन्ड इज अ नथिंग बट विच बॉन्ड? ब्रिज। देखो ये ब्रिज बॉन्ड है, दिख रहा है, बाय द 2 विच ग्रुप? ओके सॉरी, इट हैज अ कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज्ड बाय 2 CO ग्रुप, ऐसा है। सेंटेंस में अभी गलती हो जाती। तो कोबाल्ट के बॉन्ड में बीच में बॉन्ड है, बट दिस इज द ब्रिज लिगेंड, पता है ना, आपको बताया था। ऐसे 2 मेटल आयन को एक साथ कंबाइन करने का काम करेगा। दिस इज NiCO4, दिस इज FeCO5, CrCO6 ऑक्टाहेड्रल शेप। 4 देखो एक ही प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे 3 एक ही प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, बाय पिरामिडल। और यहाँ पे 3 नीचे और एक ऊपर, टेट्राहेड्रल। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिक। एक्सप्लेन, यस, synergistic bonding. तो metal carbon bond in a metal carbonyl possess both sigma as well as pi character. Metal का M and carbon का C. Sigma bond is formed by the donation of which electron? Lone pair electrons on carbonyl of carbon into a vacant orbital of the what? Metal. Carbonyl carbon पे lone pair electron होता है, वो donate करेगा metal को, किसको? metal को, तब जाके कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। While जो pi bond है, that is formed by the donation of pair of electron from the filled d orbital of metal into vacant anti-bonding pi star orbital of carbon monoxide. बहुत कुछ लंबी कहानी है। आपने वो एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा था 11th साइंस में, वो 2 लाइन करके 1s
सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की पाई स्टार ऑर्बिटल आती है। कौन सी ऑर्बिटल आती है? पाई, जो खाली रहने वाली, जो कैसी रहने वाली है? एम्प्टी। समझ में आ रहा है? आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। अगर यहाँ पे कार्बन ले लूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूँ, तो पहले 1s 1s ऑर्बिटल आएगा दोनों का, यस और नो? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मैं एरो ही ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 और 2। फिर यहाँ पे ऐसे 2 बनाते थे, ओके। ए हो गया आपका सिग्मा 1s और ए सिग्मा स्टार 1s, तो 2 2 कितने हो गए थे? 4। 2 इधर और 2 इधर, 4 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 2s आएगा, फिर 2s आएगा, दोनों में 2s में 2 2 हो गए, यस और नो? तो अगेन कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, ओके। ये मैंने ड्रॉ करवाया था, वैसे बुक में ये फिगर नहीं होगा। जो लोग मेरे पास पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, तो बाकी नहीं है तो उनको समझते जाना है। कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, वेरी गुड। 1s2 2s2, कार्बन के बाद ऑक्सीजन का 2p4, 8 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, गॉट इट। तो ए 2s में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 2, कितना हो गया? 4। अब 2p में कितने हैं? 2, और 2p में कितने? यहाँ पे 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब जो p वाला है ना, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। उसमें है ना, एक्चुअली में 2 पार्ट्स बन जाते हैं। कितने पार्ट्स बन जाते हैं? 2। कैसे? तो नीचे आपके 2 आएंगे, पाई 2px और पाई 2py। फिर आपका यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz। कौन आएगा? 2pz। फिर ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। फिर यहाँ पे 2 आएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो अब नीचे 3 है और हमारे इलेक्ट्रॉन 2p में कितने थे? 2, और यहाँ पे कितने थे? 4। टोटल कितने थे? 6। तो ये तीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो ऊपर वाले पाई स्टार है वो क्या रहेंगे? खाली। वैसे सिग्मा 2pz भी खाली है, लेकिन पाई स्टार भी खाली रहेगा। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स वाई वो पाई स्टार हमें एज अ एम्प्टी ऑर्बिटल मिला कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये मैंने 11 की बातें की, थोड़ा फटाफट ऊपर से दिया है, लेकिन समझ सकते हो, लिखना कहीं नहीं है। तो अब हुआ क्या कि जैसे मेटल की ऑर्बिटल खाली होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में पाई स्टार ऑर्बिटल खाली थी, तो मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट कर दिया, वो भी पेयर वाले। पेयर वाले मतलब कैसे पेयर वाले? मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कौन सा आया? लॉन पेयर हो सकता है, बट मेटल में लॉन पेयर का क्या मतलब? तुम हाँ, पेयर कहाँ लिखा है? ओके देखो, अब सिंपल उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। मेटल तो अकेला है ना, तो मेटल ने तो कभी बॉन्ड ही नहीं बनाया अभी तक, तो इसलिए उसमें पेयर नॉन पेयर नहीं आएगा। बट कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, दैट इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो बाकी है वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? मेटल की ऑर्बिटल में। अब मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डी, ओके। वो डी इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसमें कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी? पाई स्टार। बात समझ में आया? तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार ऑर्बिट में भेज रहा है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड। इस तरह से कार्बन एंड मेटल के बीच में 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? एक है सिग्मा, दूसरा है पाई। और कुछ भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं रिवाइज करवाऊं शॉर्ट में एंड देन आगे बढ़ू। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ऐसा है, कार्बन के पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल थी, मेटल के पास डी ऑर्बिटल थी। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हम पेयर नॉन पेयर से सोच सकते हैं, मेटल के केस में नहीं सोच सकते। ये पहले तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि मॉलिक्यूल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल मॉलिक्यूल है, ओके। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग में पार्ट्स हो चुका है। इसके अलावा के जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बाकी बचे उसको लॉन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है मैक्सिमम, बट कार्बन की कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने की। अभी मैं नहीं समझते हो ना, तो बहुत डीप में जाना पड़ता है मुझे। नहीं, मैं जाना ही पड़ा। अभी देखो, मैं नहीं बोला था, सेंटेंस जानबूझ के नहीं बोला था, बट अब मैं समझा ही देता हूं कि कार्बन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां से आए।
कार्बन के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है? ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा? कितने बाकी बचेंगे? 4, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाए तो 2 ही इन्वॉल्व हुए, है ना? तो कितने बॉन्ड बाकी बचेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे? 2 ही, है ना? मैंने 4 बोला तो आप 4 पे गए, वो ही एक था जो 2 पे रुका था। 2 ही बाकी बचेंगे, मैंने भी वापस सोचा। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाने में लग गए तो 2 बाकी बचेंगे, वो लॉन पेयर हो गया। वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल आयन में जाएगा तो वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। बट अब मेटल आयंस के पास जो इलेक्ट्रॉन थे डी ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में पाई स्टार कैसा है उसकी पूरी स्टोरी की मैंने। अब वो पाई स्टार में गए इसलिए वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। तो इस तरह से कार्बन मेटल के बीच में सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर? आया समझ में? देखो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिट में जाने वाले, एंड दिस इज पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन किसकी ऑर्बिट है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसकी ऑर्बिट में जाने वाले। बात क्लियर? ओके, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ synergic effect which strengthens the bond between carbon monoxide and metal. आज तक अभी तक आपने ऐसा देखा था कि ligand can donate its electron to metal, देखा था कि नहीं? एक कार्बोनिल में नया लेके आए, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? लिगेंड को, है ना? अगर कोई एक वेवाई दूसरे वेवाई को कार गिफ्ट करे और वो वेवाई रिटर्न में BMW गिफ्ट करे तो दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बराबर ना? अब एक ही साइड से आए तो वो पूरे जिंदगी ताने सुनने पड़ते हैं, तेरे पापा ने दिया इतना कम दिया, या दूसरे को एक कम दिया इतना ज्यादा दिया, ऐसा एक साइड से हो जाए तो सुनना पड़ता है कि नहीं? तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहता, कभी भी ब्रेक हो सकता है। और बॉन्ड स्ट्रांग कब होता है? जब सामने वाले ससुर जी BMW ले, और ये इससे भी अच्छा हो, ये ससुर जी मर्सिडीज ला के दे, हाँ, तो बॉन्ड का ऐसा मिलाप रहेगा, मजा आएगा। यस और नो? कुछ नहीं मिलने वाला है। सो यहां पे ऐसा हुआ कि अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन ने किसको दिए? मेटल को, जो तो देता ही था। हर एक लिगेंड, संसार का रूल था, हर एक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे सकता है? मेटल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में। यस और नो? बट यहां पे नहीं, कुछ बात हुई, मेटल ने भी रिटर्न में अपने इलेक्ट्रॉन रिटर्न गिफ्ट के तौर पे किसको दे दिए? लिगेंड को। और दैट्स व्हाई बॉन्ड जो है वो क्या हो गया? स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई। स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल। मोर इंफॉर्मेशन लिव इट। क्या बेटा समझ नहीं आया? CFT अलग ही चीज है, एक थ्योरी खत्म, उसको भूल जाओ। CFT एक्सप्लेन यू कि हाउ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, एंड खास करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। जो दिक्कत आ रही थी कि कुछ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के बावजूद भी, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो डायमैग्नेटिक बन जाता था। तो क्यों बन जाता था? बोलते हैं हम CFT लगाते हैं तो पता चलता है कि वो स्ट्रेंथ फील्ड, मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ है लिगेंड की, उसकी वजह से वो जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन थे वो उसका पेयरिंग हो जाता था। तो दैट विल एक्सप्लेन CFT थ्योरी। तो CFT इज वन थ्योरी, वो अलग कोई पार्ट नहीं है। दैट कैन एक्सप्लेन यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट कैन एक्सप्लेन यू कलर प्रॉपर्टी ऑफ द लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, उसके बावजूद कुछ नहीं। बात क्लियर हुई? तो चीजों को अलग रखना पड़ेगा, हर एक चीज को, हर एक प्रॉपर्टीज जो हमें रियलिटी में मिली उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी आए। वैसे CFT की भी कुछ लिमिटेशंस थे। उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, नहीं पढ़ा। उसके बाद MOT आई, वो नहीं पढ़ा। जो लास्ट में जो थ्योरी आती है ना, वो अपग्रेड होता है। अपग्रेड मतलब इट कैन एक्सप्लेन ओल्ड थिंग्स, ऑल्सो एक्सप्लेन न्यू थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? तो CFT एक्सप्लेन ओल्ड प्रॉब्लम्स बट नॉट न्यू प्रॉब्लम्स। बट जो लास्ट में MOT जो हमने नहीं पढ़ा, वो अगर आप पढ़ लो तो आपको कॉम्प्लेक्स का A to Z पता चल जाएगा, है ना? तो जैसे जैसे लोगों को नीड आई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की, वैसे वैसे लोगों ने क्या बनाए? थ्योरी। कार्बोनिल्स में हमने देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मेटल का कार्बोनिल वाला कंपाउंड हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, डोनेट। तो वही हमने समझा, वही हमने सीखा। ओके ना? गुड। हो जाएगा खत्म। ओके, रहने देते यहाँ पे।